जो लोग नए नए वकील बने हैं या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो जानते हैं कि घंटों कानून की मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन एक चीज़ है जो किसी भी कानून की किताब से ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, और वो है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी पेशेवर नैतिकता। यहाँ की गई एक छोटी सी चूक भी पूरे करियर पर भारी पड़ सकती है। देखिए, वकीलों को सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं माना जाता, उन्हें एक खास दर्जा दिया गया है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने क्लाइंट की तरफ नहीं, बल्कि इंसाफ की तरफ है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो एक वकील के करियर को खतरे में डाल सकती हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 में इन गलतियों के बारे में साफ साफ बताया गया है, और यकीन मानिए, इनके अंजाम काफी गंभीर हो सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि ये पेशा इतना खास क्यों है। हम उन 7 कामों को जानेंगे जिनसे वकीलों को हर हाल में बचना चाहिए, और ये भी देखेंगे कि अगर कोई नियम तोड़ता है तो होता क्या है। कभी सोचा है कि वकालत को सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस न कहकर नोबल प्रोफेशन क्यों कहते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि एक वकील का पहला काम न्याय दिलवाना है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन 7 नियमों में से पहले 3 को समझते हैं जिन्हें हर वकील को गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला नियम सबसे बुनियादी है। एक वकील अपनी फीस को केस के नतीजे से नहीं जोड़ सकता। वो ये नहीं कह सकता, अगर हम केस जीत गए तो प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा मेरा होगा। इसी को कंटिंजेंसी फीस कहते हैं। मतलब जीते तो फीस, हारे तो कुछ नहीं। भारत में इस पर पूरी तरह पाबंदी है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक लालच पैदा करता है। सोचिए, अगर किसी वकील की कमाई पूरी तरह से जीत पर ही टिकी हो तो वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि झूठे सबूत भी बना सकता है। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई वकील किसी प्रॉपर्टी के झगड़े में आपकी मदद कर रहा है तो वो उस प्रॉपर्टी को खुद नहीं खरीद सकता। ये हितों के टकराव को रोकने के लिए है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, वकील और क्लाइंट का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। वकील को उस प्रॉपर्टी की हर छोटी बड़ी बात, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत सब पता होती है। अगर उसे ही वो प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त दे दी जाए तो हो सकता है कि वो इस जानकारी का गलत इस्तेमाल करे और क्लाइंट को यकीन दिला दे कि उसकी प्रॉपर्टी की कीमत बहुत कम है। तीसरी पाबंदी ये है कि कोई भी वकील किसी भी कानूनी कार्रवाई में अपने ही क्लाइंट का जमानती या गारंटर नहीं बन सकता। ये नियम बहुत जरूरी है। अगर कोई वकील अपने क्लाइंट की जमानत ले ले और क्लाइंट फरार हो जाए तो क्या होगा? वकील खुद मुश्किल में फंस जाएगा। वो केस में एक पार्टी बन जाएगा। ऐसे में वो एक निष्पक्ष सलाहकार नहीं रह जाता। उसका काम केस पर बहस करना है, क्लाइंट की व्यक्तिगत गारंटी लेना नहीं। तो पहले 3 नियम ज्यादातर पैसों और हितों के टकराव से जुड़े थे। अब बात करते हैं उन नियमों की जो एक वकील के काम करने के तरीके और उनकी पब्लिक इमेज को कंट्रोल करते हैं। चौथा नियम है एडवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापन और दलाली पर रोक। वकील अपना प्रचार नहीं कर सकते या केस पकड़ने के लिए एजेंट नहीं रख सकते। इसी से जुड़ा एक टर्म है एम्बुलेंस चेजिंग, मतलब कुछ वकील सचमुच एक्सीडेंट वाली जगह पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें क्लाइंट मिल सकें। ये सब पूरी तरह से मना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक है। 2008 के बाद कुछ ढील दी गई। वकील अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जिस पर उनकी क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फो जैसी बेसिक जानकारी हो सकती है। लेकिन 100% जीत की गारंटी वाले बड़े बड़े पोस्टर लगाना या अखबार में इश्तिहार देना, ये सब आज भी मना है, क्योंकि इससे कानून का पेशा किसी सामान की तरह लगने लगता है जो इसकी गरिमा के खिलाफ है। 5वां नियम सीधा है। अगर कोई वकालत कर रहा है तो वो कोई और फुल टाइम नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह 9 से 5 किसी कंपनी में काम किया और शाम को कोर्ट में जाकर बहस कर ली। वकालत पूरा ध्यान और समय मांगती है। हाँ, इसमें एक छोटी सी छूट जरूर है। अगर बार काउंसिल इजाजत दे तो कोई वकील किसी लॉ कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ा सकता है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे तक। छठा नियम वकीलों को खुद का कोई बिजनेस या व्यापार चलाने से रोकता है। जरा सोचिए, अगर किसी का वकील एक रियल एस्टेट एजेंट भी हो तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वो सिर्फ कानूनी सलाह दे रहा है या फिर अपनी प्रॉपर्टी डील पक्की करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन यहाँ भी कुछ बारीकियां हैं। वकील किसी बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर हो सकता है।
मतलब वो पैसा तो लगा सकता है, पर बिजनेस के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं हो सकता। इसी तरह अगर विरासत में कोई बिजनेस मिला है तो उसके मालिक बने रह सकते हैं, पर उसे चला नहीं सकते। और सातवां और आखिरी नियम, एक वकील किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई एग्जीक्यूटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक एमडी का काम होता है कंपनी का मुनाफा बढ़ाना, जबकि एक वकील का फर्ज है न्याय की रक्षा करना। इन दोनों भूमिकाओं में टकराव होना तय है। तो चलिए, हमने नियम तो जान लिए, पर क्या होता है जब कोई वकील इनमें से कोई नियम तोड़ता है? यहीं पर एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 35 सामने आता है, जो बार काउंसिल को एक्शन लेने का अधिकार देता है। और इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई है। सबसे पहले शिकायत स्टेट बार काउंसिल में दर्ज होती है। फिर मामला एक डिसिप्लिनरी कमिटी के पास जाता है। वकील को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है और उसके बाद ही कमिटी अपना फैसला सुनाती है। सजा भी गलती की गंभीरता के हिसाब से तय होती है। इसके 4 लेवल हो सकते हैं। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो केस खारिज, छोटी मोटी गलती के लिए सिर्फ चेतावनी। मामला अगर गंभीर है तो वकील को कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करने से सस्पेंड किया जा सकता है, और सबसे बड़ी सजा है लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द कर देना, जिसका मतलब है करियर का अंत। तो इन सारे नियमों और सजाओं को देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या वकालत सिर्फ एक पेशा है या इससे कहीं बढ़कर कुछ है? और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि एक वकील का काला कोट सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं है। ये न्याय, ईमानदारी और उस भरोसे का प्रतीक है जो पूरा समाज इस पेशे पर करता है। और इन नैतिक नियमों का पालन करना उस भरोसे को जिंदा रखने के लिए सबसे जरूरी है।